हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरकारी उमंग। मैं रोहित एक बार फिर अपने सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करना जा रहा हूं आपके साथ। मुगल एम्पायर के सीरीज में दोस्तों ये हम लोग का दूसरे नंबर का चैप्टर है। पहले नंबर का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था बाबर, उसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, मैं हुमायूं का नाम लेते ही एक इमेज आपको दिखाना चाहता हूं। ये इमेज आप कहेंगे सर मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये इमेज, एक ग्राफिकल इमेज से आप क्या दिखाना चाहते हैं? तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो हमारा बाबर का जो बेटा था हुमायूं, इसका जो करियर था, आप अगर इस ग्राफ को देख पाए, इस बार ग्राफ को, कि देखिए ये अप है, ये डाउन है, फिर और डाउन हो गया, फिर और डाउन हो गया, फिर और डाउन हो गया, फिर अप है, फिर अप है, फिर अप है, फिर अप है। मतलब हम इस पूरे चैप्टर को आपको समझाने तो जा रहे हैं, पर इस पूरे चैप्टर के बारे में अगर हुमायूं के बारे में बात किया जाए तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज तक आपने किसी भी काल, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो, किसी भी राजा, किसी भी सुल्तान, किसी भी बादशाह के बारे में आपने पढ़ा होगा तो एक डेट लिख के आती है। जैसे राजपूत एज हम लोग बात करें तो 600 से 1200 एडी, तो एक डेट आती है। वहीं हुमायूं की बात करेंगे तो हुमायूं के बारे में डेट जो है वो एक ना होके वो दो हैं। इसके पीछे क्या वजह है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। और शेरशाह हुमायूं के साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग मुगलों में, आगे आप अकबर पढ़ोगे, पहले बाबर पढ़ चुके हो, एक बार में एक कैरेक्टर के बारे में हम लोग समझते हैं, पर हुमायूं के समय में शेरशाह के बारे में भी हम लोग को इसी वीडियो में पढ़ना होगा। चलिए एक एक करके हम आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं, एक एक करके एक एक बात को बड़े आसानी के साथ और ऐसी इमेजेस के साथ आपको समझाते हैं। और सबसे इस डायग्राम पे हम आपको लास्ट में फिर लाएंगे, फिर आपको एक बार इससे बेहतर समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग शुरुआत किसकी करने जा रहे हैं आज? हुमायूं की। हुमायूं के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा कि जब बाबर, हुमायूं के जो पहले वाले मुगल थे उसका नाम था बाबर। बाबर ने, पिछले वीडियो में हम लोग सब पढ़ चुके हैं, तो उसने अपनी वसीयत बनाई थी, विल बनाया था। और विल में बाबर के चार बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो एज पर विल अगर बात किया जाए, पहली बात तो देखो यहाँ लिखा है साफ साफ हुमायूं और उसके भाई, तो टोटल कितने कैरेक्टर हुए? चार। ये लिखा है हुमायूं ये पहले नंबर का, कामरान दूसरे नंबर का, अस्करी तीसरे नंबर का और हिंदाल चौथे नंबर का, तो चार भाई हो गए। सबसे एल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कहाँ पैदा हुआ था हुमायूं? काबुल में। कब? 1508 में। हुमायूं के बारे में हमको एक जनरल ब्रीफिंग हमको समझ में आ गई। अब जो विल बना था उसमें बाबर ने बात की कि हम हुमायूं को आगरा और दिल्ली वाला रीजन दे देंगे, कामरान को काबुल वाला रीजन दे देंगे जहां पे बाबर जहां से आया था और जहां पे उसकी कब्र या मकबरा बना, और याद रख लीजिएगा अस्करी को संभल वाला एरिया दे देंगे, जिसको आपको समझाने के लिए आज की डेट में मॉडर्न यूपी समझ लीजिए, और हिंदाल को हम लोग मालवा रीजन दे देंगे जो कुछ एमपी का और राजस्थान का हिस्सा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात बाबर के विल के बारे में बात की थी, आगे एरिया और नाम के साथ डिटेल हमने आपको यहाँ दे दिया। अब इस पे प्रॉब्लम क्या है कि हुमायूं, देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है कि हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? तो हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन, आप यकीन मानिए, मैंने हिंट में आपके सामने लिख दिया, उसके अपने तीन भाई। कौन तीन? यहाँ लिखा है, हुमायूं खुद तो नहीं होगा, तो कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं के अपने ही दुश्मन इसके तीन भाई थे। इसका क्या मतलब कि आप इस चैप्टर में बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आप देखेंगे कि जब हुमायूं का समय अच्छा चल रहा होता तो ये सब सरेंडर रहते थे, ये सब हुमायूं को परेशान नहीं करते थे। और हुमायूं का समय जब खराब चल रहा होता तो, और आपको मैं पहले ये ग्राफ दिखा चुका हूँ कि अप डाउन बहुत बार हुआ है, तो जब हुमायूं का समय खराब चल रहा था तो इसके अपने भाई ही हुमायूं के खिलाफ हो जाते थे या इसका साथ नहीं देते थे। अभी आप देखेंगे, डिटेल में आगे पढ़ते हैं। ये नाम भी समझ लीजिए, भाइयों का नाम, उनका रीजन के साथ। ये है महम बेगम, ये हुमायूं की माँ है।
और बाप तो आपको पता है बाबर, तो सबके पिता या बाप या अब्बू जान बाबर है, इसमें तो हम लोगों को कुछ बोलना नहीं है। माता का नाम महम बेगम है, हुमायूं की माँ का। कामरान की माँ का नाम गुलरुख बेगम, अस्करी की माँ का नाम गुलरुख बेगम, मतलब दोनों एक ही माँ के संतान थे। और हिंदाल की माँ का नाम दिलदार बेगम। और हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन उसके भाई। कैसे, ये अभी हम आपको प्रूव करेंगे। हुमायूं का जो रीजन चला, जो एम्पायर चला, वो 1530 से 1540, कहने का मतलब सिंपल बात करें तो 10 साल चला। हुमायूं के प्लस पॉइंट की एक बार बात कर लिया जाए। बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड था, क्वालिटी एजुकेटेड था। इसकी क्वालिटी क्या थी? एजुकेटेड था। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वॉरफेयर में, युद्ध नीति में बहुत अच्छा था। अच्छी सेना तैयार कर लेता था, अपने आर्मी को हमेशा खुश रखता था। खूब सारे इसने भी रिवॉल्ट्स झेले, तो आर्मी के साथ जगह जगह जाके विद्रोह को रोक भी देता था, लोगों को हरा भी देता था। तो इसके अंदर युद्ध नीति, कूटनीति थी, और एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था। अब ड्रॉबैक की बात कर लें, इसकी कमी क्या थी? सबसे पहली, सबसे मेजर कमी की हम लोग बात करेंगे, जो यहाँ लिखा है इसको समझना होगा, कि इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक काम को, ये ग्राफ ऐसे नहीं चलता था, इसका ग्राफ सीधे नहीं चलता था, इसका ग्राफ हमेशा याद रख लीजिएगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसका क्या मतलब? जैसे हम लोग हैं, हम लोग को भाई कहा जाए कि पढ़ना है तो डेली पढ़ना चाहिए। हम कह रहे हैं आप 2 घंटे पढ़ें या 4 घंटे पढ़ें, पढ़ें डेली, फिक्स कर लें। ये क्या करता था, कोई काम करा, अच्छी बात है किया, फिर छोड़ दिया तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, फिर करा तो ज्यादा करेगा, छोड़ देगा तो बिल्कुल छोड़ देगा। यहाँ पे कंसिस्टेंसी मतलब एक काम को करने की जो उसकी क्षमता थी, वो तभी करता था, जैसे हम में से कई लोग हैं, तभी करता था जब बहुत दबाव बन जाता था। और बहुत, जैसे एक कोई मान लीजिए वैकेंसी आई तो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है, तो हम में से कुछ लोग पहले दिन एक्टिव हो जाते हैं, कुछ दूसरे तीसरे चौथे दिन एक्टिव हो जाते हैं, कुछ लास्ट में एक्टिव होते हैं। तो हुमायूं भी कुछ ऐसा ही करता था। और दूसरा, लेविश लाइफ बहुत जीता था। लेविश लाइफ का मतलब रॉयल्टी, नवाबी, जो स्पेंड थ्रिफ्ट था, खर्च बहुत करता था फालतू की चीजों में। और उससे भी बड़ी बात, इसका देखिए प्रूफ कैसे, हमने ये बात कैसे बोली। आगरा में एक कंसेप्ट इसने लाया था मीना बाजार का। ये कंसेप्ट आगरा में पहली बार मीना बाजार का कंसेप्ट हुमायूं लाया था। ये क्या है मीना बाजार? मीना बाजार में जो लड़कियां या औरतें जिनका कोई नहीं होता था, वो मार्केट में बिकती थी, और लोग जो व्यापारी थे, जो पैसे वाले थे, वो उनको खरीदते थे। तो ये कंसेप्ट था, औरतों को खरीदने और बेचने का कंसेप्ट लाने वाला कौन था? हुमायूं। दूसरा, एक इसने ग्रुप बनाया था अल ए मुराद ग्रुप। अल ए मुराद ग्रुप क्या था? एक इसने ग्रुप बनाया था जिसमें डांसर्स थे और जिसमें म्यूजिशियंस थे। समझ गए? तो डांसर्स और म्यूजिशियन का एक ग्रुप इसने बनाया था, जिसका नाम था अल ए मुराद, मतलब इसको नाच गाना मनोरंजन कुछ ज्यादा ही पसंद था। तीसरा, अंधविश्वासी बहुत था, सुपरस्टिशियस बिलीव इसके अंदर कुछ ज्यादा ही था। अलग अलग अंगूठियां पहनना, अलग अलग रंग के कपड़े पहनना, आज ये दिन है तो ये कपड़ा पहनेंगे, किसी ने कह दिया कि आज आपका दिन अच्छा है तो हमला करेंगे, आज दिन अच्छा नहीं है तो हमला नहीं करेंगे। तो इसके अंदर ये सब कुछ ज्यादा ही था, आज ये कलर का घोड़ा, परसों वो कलर का घोड़ा। तो ये मोटा मोटा हुमायूं के बारे में हम लोग ने एक अच्छी चीजें सीख ली। अच्छी चीजों में बहुत कुछ है, मगर खराब चीजों में सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी। आगे चलते हैं। ये है हुमायूं, ठीक है। और हुमायूं के बाद में ये हैं आपके शेर शाह। शेर शाह के बारे में भी हम लोग पढ़ना है, इसमें क्यों पढ़ना है अभी आप देखेंगे। अब हुमायूं के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले इस लोकेशन को दिमाग में इमेज बना लीजिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। गुजरात, तो ये देखिए इंडिया का मैप है, ये है गुजरात। आप यहाँ पे साफ साफ समझ पा रहे हैं, ये आपका गुजरात है। दूसरा बात करें आगरा, तो आगरा या दिल्ली की अगर बात करें तो देखिए ये दिल्ली है, इसके बगल में आगरा है, तो हम इधर एरो बना दें, ये है आपका दिल्ली और ये है आपका गुजरात। फिर बात करते हैं, फिर बंगाल और मालवा। तो भाई मालवा को अगर बात करें तो राजस्थान और एमपी वाला क्षेत्र जो है ये आपका मालवा है। और अगर बात करें इसकी
ये है आपका बंगाल। ठीक, तो ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। एक ये वाला हिस्सा मैंने एकदम बोल्ड कर दिया कि तुरंत तुरंत दिख जाएगा, और एक ये वाला हिस्सा। इसको क्यों समझा जा रहा है अभी आप समझेंगे। देखिए, जब हुमायूं गद्दी पे बैठा था तो गुजरात में एक व्यक्ति था बहादुर शाह, दिल्ली में हुमायूं थे, बंगाल में शेर शाह था जो एक अफगान था, लोधी वंश के बारे में आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, और मालवा में हिंदाल था। तो ये सब हुमायूं इन सब के बीच में घिरा हुआ था। और हुमायूं ने 1531 में पहला युद्ध लड़ा था, कलिंजर का युद्ध। किससे लड़ा था? प्रताप रुद्र देव से। इसका पहला युद्ध था 1531 एडी में, पहला बैटल। सेकंड बैटल हुमायूं ने लड़ा था, याद रख लीजिएगा, चुनार फोर्ट को जीतने के लिए। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें, पहले इधर समझते हैं। देखिए, मिर्जापुर के पास एक जगह है चुनार, इसको कई बार आप देखेंगे हुमायूं ने जीतने की 2 बार कोशिश की थी, इसलिए कि अगर आपको दिल्ली आगरा होते हुए अगर आपको बंगाल जीतना है तो चुनार एक ऐसी जगह थी जहां अगर आपने किला जीत लिया, घेरेबंदी कर ली, तो फिर आपके लिए स्थिति, पोजीशन मजबूत हो जाएगी। ठीक है, एक बार देखते हैं चुनार का किला, ये देख लीजिए। और पानी भी मिलेगा, सेना भी सुरक्षित हाथों में रहेगी, तो बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों को मिलेंगी। तो इसने क्या किया, जब दूसरा बैटल था तो इसने चुनार को क्या किया, 4 महीने तक ये वहां रुका, 4 महीने तक रुका। और उस समय जैसा कि देखिए आप पढ़ चुके हैं, बंगाल में कौन था? शेर शाह। तो ये मैप के माध्यम से समझा जाए कि इधर दिल्ली से निकला, इधर होते हुए यहाँ गया, और बीच में इधर चुनार के किले को क्या किया, अपना बना लिया। चलिए, अच्छी बात है। और चुनार के किले में 4 महीना रुका हुमायूं। और उस समय चुनार का किला किसका था? अफगान था, शेर शाह। शेर शाह की स्थिति बहुत कमजोर थी, तो शेर शाह को हुमायूं ने हरा दिया। हुमायूं को हराया, हुमायूं ने शेर शाह को जब हरा दिया तो शेर शाह ने इसके आगे सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, लोगों के माइंड में होगा कि नाम शेर खान था कि शेर शाह था। ये कई लोग हमसे पूछते हैं, ये अभी आपको आगे हम क्लियर कर देंगे कि नाम कैसे कैसे पढ़ते हैं। टोटल इसके 3 नाम है, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो शेर शाह ने हुमायूं के आगे सरेंडर कर दिया, क्योंकि हुमायूं की स्थिति अच्छी थी, शेर शाह कमजोर था, वो लड़ना नहीं चाह रहा था। तो उसने स्थिति बिल्कुल क्लियर कर दी कि साहब हम लड़ेंगे नहीं, आप क्या चाहते हैं आप ये बताइए। तो हुमायूं ने कहा बस तुम मेरे अंडर में हो जाओ, जो हम कहेंगे वो होगा, किला मेरा। तो ठीक है, शेर शाह मान गया। चुनार किले को ही क्यों चुना गया, मैंने आपको बता दिया था कि इससे हमारी पोजीशन, यहाँ अगर इस एरिया में जाएंगे तो हमारी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। मैंने अभी आपको ये मैप के माध्यम से बताया था। दूसरा, 1532 में बैटल ऑफ दौरा हुआ था, और जो इसके बारे में मैं आपको बता रहा था, अफगान हार गए और इस किले को कब्जा कर लिया हुमायूं ने, और शेर शाह ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ये 2 बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। आगे चलते हैं हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं की स्थिति 1531-32 तक बहुत अच्छी थी, बहुत मजबूत थी। शेर शाह भी सरेंडर कर दिया, बहुत बड़ी बात है। चलिए, यहां तक आपने समझ गया, ये किला है, ये इंडिया की लोकेशन है। अब हुमायूं ने क्या किया, जब शेर शाह ने सरेंडर किया हुमायूं के आगे कि आप जो कहेंगे वो होगा, आप आराम से वापस आगरा जाइए, यहाँ पे हम सब देख लेंगे। तो हुमायूं ने क्या किया, इस शेर शाह के कॉम्प्रोमाइज को एक्सेप्ट कर लिया। और उसकी मजबूरी थी, वो चाहता तो उसको मार भी सकता था, पर उसकी मजबूरी थी कि हुमायूं के सामने पहले ही अपने भाई भी थे जो विद्रोह कर रहे थे, पहली चीज आप आगे पढ़ेंगे। दूसरा, इसने कॉम्प्रोमाइज इसलिए भी कर लिया, उसके पीछे 2 वजह थी। पहला कि ये अपना दुश्मन नहीं बढ़ाना चाहता था, एक और दुश्मन को नहीं बढ़ाना चाहता था। दूसरा, इधर आइए, एक बार इसका दर्द समझिए। ये है दिल्ली, दिल्ली से पहले इसकी सेना इधर से नहीं गई, मैं अलग से दिखा रहा हूं, पहले इसकी सेना बंगाल गई। बंगाल के बाद फिर यहाँ गुजरात में बहादुर शाह क्या कर रहा था, अपना सर उठा रहा था। अब इसको वापिस बंगाल से होते हुए दिल्ली और दिल्ली से होते हुए वापिस गुजरात जाना था। तो आप देख लीजिए, हुमायूं को पूरी सेना लेके गुजरात जाना था। तो हुमायूं नहीं चाह रहा था, क्या नहीं चाह रहा था, कि हमारा एक दुश्मन और बढ़े। ठीक है, इसीलिए हुमायूं ने
इस कॉम्प्रोमाइज को एक्सेप्ट कर लिया, नहीं हुमायूं चाहता तो उसको मार फेंकता। और हुमायूं कहाँ निकल गया? गुजरात के लिए। क्यों गुजरात के लिए निकल गया? क्योंकि वहां पे जो बहादुर शाह था वो रिवोल्ट कर रहा था, विद्रोह कर रहा था हुमायूं के खिलाफ। अब किसी मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह होगा तो शांत तो नहीं बैठेगा। तो हुमायूं, अब मैप के माध्यम से समझा जाए, पहले बंगाल गया, जैसा मैंने आपको बताया, बंगाल से फिर गुजरात गया। अब गुजरात जब हुमायूं पहुंच रहा था तो बहादुर शाह क्या किया? मालवा पहुंच गया। मालवा मतलब आप समझिएगा वो एक जगह थी मांडू। तो बहादुर शाह बिना लड़े, देखिए यहाँ लिखा है बिना लड़े मांडू पहुंच गया, जिसको हम लोग मालवा रीजन के में ही एक छोटा सा हिस्सा है। तो बहादुर शाह जाके मालवा में छुप गया। तो इसका मतलब अब गुजरात किसका हो गया? हुमायूं का। और बंगाल किसका हो गया? हुमायूं का। मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। अभी आपको बताए थे पहले नंबर पे हुमायूं कहाँ गया था? बंगाल गया था। तो शेर शाह ने सरेंडर कर दिया, तो बंगाल किसका हो गया? हुमायूं का। गुजरात किसका हो गया? हुमायूं का। मालवा इसके भाई का था जो इसके अधीन था। और दिल्ली और आगरा, दिल्ली प्लस आगरा किसका? हुमायूं का। तो हुमायूं की स्थिति कितनी अच्छी थी, मतलब जो ग्राफ था वो सक्सेस ग्राफ जो है वो बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है। अब गुजरात को जीतने के बाद इसने अपने भाई अस्करी को, जो मालवा में बैठा था, इसने अपने भाई अस्करी को कहा कि बेटा गुजरात अब तुम्हारा, और मैं जा रहा हूं बहादुर शाह को ढूंढने की, जब इतनी दूर आया ही हूं पूरी सेना लेकर तो उसको क्यों छोड़ूं, ढूंढ ही लेता हूं। ठीक है। तो ये चल दिया, हुमायूं चल दिया मालवा की तरफ और अस्करी को दे दिया गुजरात। ठीक है। अब दिक्कत क्या होगी, ध्यान से समझिएगा, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंसी। अब मालवा में क्लाइमेट अच्छा, मौसम अच्छा, या जो भी अच्छा, हुमायूं को मजा आ गया। हुमायूं मालवा में रुक गया, एक दो दिन नहीं पूरा 3 महीना। और उधर गुजरात ने बहादुर शाह ने अपनी सेना को और मजबूत कर लिया और ताकतवर कर लिया। ध्यान से समझिएगा, उधर गुजरात में बहादुर शाह पहुंच के इसके भाई को, जिस हुमायूं ने अपने भाई को दिया था ना गुजरात, तो बहादुर शाह ने अस्करी से गुजरात ले लिया और अस्करी को भगा दिया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब हुमायूं कहाँ बैठे हैं? मालवा में। बहादुर शाह कहाँ बैठे हैं? गुजरात में। और इसका भाई अस्करी, मैप के माध्यम से समझिए, इसका भाई अस्करी गुजरात से जब भगा दिया गया तो वो चल दिया इधर, इधर कहाँ? राजधानी की तरफ, दिल्ली की तरफ। और अस्करी कह रहा है कि यार मौका अच्छा, जब हमारे भाई को मालवा में ज्यादा मजा आ रहा है हुमायूं को, तो क्यों ना हम ही दिल्ली चल के बैठ जाएं। तो जैसे, और बहादुर शाह देखिए अस्करी को गुजरात के लिए भेजा, और अस्करी ने क्या किया? अस्करी चल दिए भाई साहब दिल्ली की तरफ। बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात समझिएगा कि जैसे ही हुमायूं को ये बात पता चली तो हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं बीच में, इधर देखिए मैप में आइए, हुमायूं ने बीच में ही इधर राजस्थान के आसपास इधर ही कहीं अपने भाई को रोका कि भैया तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, दिल्ली पे तुम बैठ जाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। और ये देख लीजिए, और राजस्थान में रोक के अपने सगे भाई के साथ फिर कॉम्प्रोमाइज किया। अच्छा, अब क्यों कॉम्प्रोमाइज किया? क्योंकि इसकी सेना पहले बंगाल गई थी, अभी आपको बताया था, पहले बंगाल गई, बंगाल से फिर गुजरात गई, गुजरात से फिर मालवा गई, और अब दिल्ली जाने की स्थिति में इसकी सेना नहीं थी। इसकी सेना ने साफ कर दिया था कि साहब अब हम लड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। तो इसने अपने भाई को रोक के, प्यार से पटा के, समझा के रोका और कहा कि तुम अपना मालवा देखो और हम जा रहे हैं दिल्ली और आगरा। तो इसके लाइफ में इतना स्ट्रगल था, इतना स्ट्रगल था, चाहे इसका अपना भाई देख लीजिए, पहली बार भाई ने भी झटका दे दिया। चलिए, यहां तक आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब हुमायूं कहाँ पहुंच गया? दिल्ली। 3 महीने अभी आपको बताते हैं मालवा में आराम फरमा के अभी दिल्ली पहुंचे, और आगरा। इस बीच में अब देखिए शेर शाह ने क्या किया, बहुत ध्यान समझना, जो अभी आपको बताए थे बंगाल वाला किस्सा, जो इसके अधीन हो गया था, कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। इस बीच में शेर शाह ने बहुत सारा रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे वहां अभियान चलाए और सभी अफगानों को अपने अंडर में कर लिया। और ये बोला कि अब तुम सब हमारे गाइडेंस में रहोगे, हमारे इन्फ्लुएंस में रहोगे, जो हम कहेंगे वो होगा। मतलब फिर से एक बार शेर शाह ने क्या किया? कॉम्प्रोमाइज को छोड़ा, बोले मतलब उसने हुमायूं को धोखा दे दिया और फिर से सर उठा लिया, और अब की दुगनी ताकत के साथ
और ये बात का हुमायूं को अंदाजा नहीं था, क्योंकि हुमायूं आराम से दिल्ली में बैठा हुआ। देख लीजिए, शेर शाह ने इस 2.5 साल, मतलब इसको समय नहीं मिला कि 2.5 साल तक जाके देख भी पाए, और 2.5 साल के टेन्योर में शेर शाह ने बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर ली। और यही हुमायूं की सबसे बड़ी, जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अभी आप आगे देखेंगे। और ये हुमायूं क्या कर रहा है, वहां बैठ के, दिल्ली में बैठ के मनोरंजन कर रहा है, मीना बाजार बनवा रहा है, और एक लाइब्रेरी बनवा रहा है, दीन पना लाइब्रेरी, ये सब कर रहा है। और वहां शेर शाह या शेर खान को देखिए, वहां पे अपनी सेना तैयार करके, और ये देखिए लिखा है, अब जो शेर शाह था, ये देख लीजिए, अब ये 2.0 था, मतलब इसने नया वर्जन अपना लिया है। हुमायूं अभी भी उसको हल्के में ही ले रहा है। और हुमायूं ने रियलाइज कर दिया, एहसास हो गया था कि जब उसको पता चला कि भाई 2-2.5 साल का समय निकल गया है, और उधर शेर शाह अपनी सेना बढ़ाता चला जा रहा है, तो हुमायूं को लगा यार अब ज्यादा हो गया, चलते हैं एक बार हमला करके उसको फिर से समझाते हैं, और अब की कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अब की उसको मारेंगे। तो हुमायूं फिर से कहाँ निकल गया, बंगाल की तरफ। और फिर से उसने वही चुनार के किले को घेराबंदी करने की कोशिश की। किसने, हुमायूं ने, जो किसके कंट्रोल में था, शेर शाह के। मगर शेर शाह अब वो शेर शाह नहीं था जो हुमायूं पहले समझ रहा था। हुमायूं, यकीन मानिए, हुमायूं और उसका एक बहुत बड़ा कमांडर, ये सेनापति था, रूमी खान, दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, एड़ी चोटी का। और 6 महीने, कितने, 6 महीने इस बड़े से किले के बाहर खड़े हैं। अंदर शेर खान है, बाहर हुमायूं मतलब मुगल बादशाह अपनी पूरी सेना के साथ, और इस किले में घुस नहीं पा रहा है। ये है शेर शाह या शेर खान 2.0। और हुमायूं 6 महीने तक जूझता रह गया। सोच लीजिए, ये है हुमायूं, और ये है शेर शाह। आगे चलिए। अब शेर शाह ने इस बार क्या किया, एक बहुत बड़ी वॉर टैक्टिक का इस्तेमाल किया। बहुत ध्यान से समझिएगा कहानी। टैक्टिक क्या थी, अभी आपको दिखाता हूं, पहले मैप समझ लीजिए। ये आपको बताए थे दिल्ली से चलेंगे और हमको इधर जाना है, तो इधर से बंगाल से शेर खान निकल गया बिहार की तरफ। ठीक, ये देखिए, उसने 6 महीने के बाद इसको बिल्कुल परेशान करके, सेना को कमजोर करके, क्योंकि सेना दिन भर धूप में बाहर रहेगी, कमजोर हो जाएगी, मनोबल डाउन हो जाएगा, इतना परेशान करने के बाद हुमायूं और उसकी सेना को और उसके कमांडर को, ये निकल गया कहाँ, इसने किला छोड़ा, ही मतलब शेर शाह किला छोड़ा और निकल गया बिहार, रोहतास की तरफ। और हुमायूं को पता था कि भाई ये शेर खान कहाँ जाएगा, बंगाल की तरफ, और वो निकल गया बंगाल की तरफ। और बंगाल के कोने में जाके शेर शाह थकी हुई सेना के साथ बिल्कुल पस्त हो गया और वहां पे फंस गया। और पीछे से आया कौन, शेर खान। देखो मुगल सुल्तान की क्या हालत कर दिया। और पीछे से आके कह रहा है अब हुमायूं से, क्या देखो सिचुएशन पलट गई। पहले हुमायूं ने कॉम्प्रोमाइज करवाया था किसको, शेर खान को। अब शेर खान कह रहा है हुमायूं से कि अगर तुमको अपनी जान बचानी है तो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो, और ये बोलो कि तुम कभी भी बंगाल नहीं आओगे, बंगाल आज के बाद मेरा है। पर हुमायूं ने, और मैं तुम्हें बिहार दे दूंगा, ऐसे बोल रहा था, मजा ले रहा था उसका। पर हुमायूं ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और शेर शाह ने एक तैयारी कर दी कि अब एक बैटल हो जाए। और फिर ये हुमायूं भी 3 महीने वहां बंगाल में मजा कर रहे हैं, जबकि शेर शाह युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब हुमायूं कहाँ फंसा है, बंगाल में। शेर शाह कहाँ है, बिहार में। तो आगरा और दिल्ली कैपिटल क्या है, खाली। और मजे की बात देखिए, इसका भाई हिंदाल कहाँ पहुंच गया, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका भाई हिंदाल, हिंदाल कहाँ का सेनापति था, शुरुआत में आपको बताए थे, यहाँ देख लीजिए साफ साफ लिखा है, हिंदाल मालवा का, जो अभी मैंने आपको बताया था। और एक नाम और देख लीजिए, कामरान, आप भूल जाएंगे इसलिए आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कामरान कहाँ का था, काबुल का, साफ साफ लिखा है। तो इसके भाई ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। इसका भाई हिंदाल जाके आगरा पे कब्जा कर लेता है, क्योंकि देख रहा है जब हमारा भाई को आगरा या दिल्ली से मतलब ही नहीं, तो चलते हम ही बैठ जाते हैं।
हिंदाल मालवा, जो सोचो जो हिंदाल को गुजरात से भगा दिया गया था, वो जाके दिल्ली में बैठ गया। और पीछे से इन्हीं का ही तीसरा भाई कामरान, जो कहाँ था, काबुल में, वो आता है। मतलब ये समझे, ये हुमायूं इधर बंगाल में फंसे हैं, इधर हिंदाल आगरा में बैठे हैं, उधर काबुल से आया कौन, कामरान, और अपने ही भाई को बोला औकात है दिल्ली में बैठने का, चलो पीछे हट जाओ नहीं तुम्हें मार दूंगा। और अब कामरान 40,000 की सेना लेके, इसके पास एक बड़ी सेना थी, लेके अब कामरान बैठ गया दिल्ली में, और इसको बोला हिंदाल को तुम चुपचाप मालवा निकल लो। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, अब कामरान चलो काबुल से आ गया और दिल्ली में बैठ गया, और इधर हुमायूं फंसा हुआ है शेर खान के पास, तो क्या कामरान को मदद करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? अब आप बताइए। करनी चाहिए थी ना, मगर इसने मदद नहीं की, आराम से दिल्ली गद्दी पे बैठ गया, सोचा हुमायूं अब मारा जाएगा और दिल्ली या हिंदुस्तान अब हमारा है। यही इन सबकी इच्छा थी। आगे चलिए। अब हुमायूं, सोच लो, शेर खान का हुमायूं सामना नहीं कर पा रहा है, और कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर रहा है। हुमायूं ने क्या किया, भागने की कोशिश की, और एक नदी थी बक्सर में, करमनाशा नदी के पास होते हुए हुमायूं भाग रहा था। रास्ते में शेर शाह ने कहा कि तुम एक काम करो, हमें आगरा दे दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, मतलब हिंदुस्तान मुझे दे दो। अब बंगाल भी नहीं चाहिए, अब सीधे क्या चाहिए, हिंदुस्तान चाहिए। और हुमायूं फंसा हुआ था, सेना थकी हुई थी, 3 महीने मनोरंजन करके और बर्बाद हो चुका था, मतलब पैर समझो दलदल में फंस गया था। और शेर खान ने कहा कि अब मुझे अगर तुम आगरा दे दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम हिंदुस्तान के बाहर कहीं भी चले जाना, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें जाने देंगे। और हुमायूं ने इस फैसले को नहीं माना, और हुमायूं भागा। हुमायूं देखिए एक्सेप्ट नहीं किया, और शेर खान ने अटैक कर दिया जब हुमायूं लौट रहा था आगरा की तरफ। और ध्यान से समझिएगा, 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ 26 जून को, हुमायूं हुमायूं वर्सेस शेर खान। और हुमायूं की इस युद्ध में हुमायूं की सेना कहाँ गई यही नहीं पता चला, मतलब शेर खान ने एक एक को मार काट डाला। ये है मुगल बादशाह, सोच लीजिए हालत। इसीलिए कहा जाता है समय वेस्ट नहीं करो। कोविड में आप लोग भी बहुत समय कुछ लोग वेस्ट करते हैं। अब क्या करेगा, अब एक बात बताओ, जब हुमायूं की पूरी सेना खत्म हो गई, शेर खान ने घेर लिया, तो शेर खान मार देगा। अब मार देगा भाई, तो हुमायूं क्या करेगा, अकेला क्या कर लेगा बताओ, मार देगा तो मुगल एम्पायर खत्म, यही तो होना था। मगर हुमायूं बिल्कुल घिर गया, शेर खान की सेना आगे बढ़ती जा रही थी, हुमायूं को मार नहीं जा रही थी। हुमायूं को पता नहीं क्या सूझा, या किस्मत कहिए या क्या कहिए, हुमायूं अपने घोड़े के साथ, नीचे करमनाशा नदी बह रही थी, घोड़े के साथ कूद गया। समझो, शेर खान के हाथों नहीं तो इधर पानी में मर जाता। किस्मत देखिए, एक स्विमर था नीचे कहीं, निजाम, उसका नाम था निजाम। अब इसको आप ईश्वर का वरदान बोलिए, आशीर्वाद बोलिए, कुछ भी बोलिए, उसने हुमायूं को देख लिया बहता हुआ, और उसने हुमायूं को बचा दिया, और एक सुरक्षित एक कोने में ले गया। और हुमायूं अकेले, सेना गायब, कोई, मतलब आप सोचिए, मुगल सुल्तान, कोई ताकत, बादशाह कुछ नहीं। कहाँ देखिए बाबर अपने आप को बादशाह बोलता था, और कहाँ देख लीजिए हुमायूं का आम आदमी था, दौड़ते भागते कहाँ भागा, आगरा, अपनी राजधानी। और जब वहां पहुंचा तो वहां कौन था, अभी आपको बताए थे, वहां कौन बैठा था, कामरान। तो कामरान ने जब देख लिया कि भाई हुमायूं किस्मत से बच गया और वापस आ गया, तो कामरान अभी बताए थे कहाँ से आया था, काबुल से, तो वो काबुल वापस लौट गया। सोच लो, मदद नहीं किया, जबकि वो, उसको रुकना चाहिए था 40,000 की सेना के साथ। और जब हुमायूं आगरा पहुंचा, तो ध्यान से समझना, बहुत बड़ी लाइन लाइन है, कि जब ये वापस बादशाह बना आगरा पहुंचकर, तो हुमायूं ने इस निजाम को बुलाकर बाद में एक दिन का शहंशाह बनाया था। निजामी जो एक आम आदमी था, जो तैराक था, और ये लोग लेदर का एक पाउच लिए रहते हैं, तो इसकी याद में इसने, हुमायूं ने एक सिक्का, लेदर का एक सिक्का चलाया था, इसकी याद में, निजाम की याद में। क्वेश्चन कई बार आया, ये देख लीजिए, बैटल ऑफ चौसा 1539 में, मतलब हुमायूं नदी में कूद गया, नहीं तो हुमायूं उस दिन मारा जाता। अब इसको आप किस्मत कहिए या कुछ भी कहिए। अब ध्यान से समझना, हुमायूं कहाँ पहुंचा, आगरा। आगरा में कौन था, कामरान। तो कामरान ने कुछ लड़ा झगड़ा नहीं,
जबकि उसको हुमायूं की मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि हुमायूं अब अकेला था, कोई सेना नहीं थी, उसकी पूरी सेना तो मारी जा चुकी थी ना। मगर कामरान मदद करने के बजाय, देखो पहली बार मदद तब नहीं किया जब वो बंगाल में फंसा था, दूसरी बार अब मदद नहीं की जब उसको आगरा में जरूरत थी, और कामरान चला गया कहाँ, वापिस काबुल। हुमायूं को पता चल गया कि पीछे से कौन आ रहा है, शेर खान, वो छोड़ेगा नहीं, तो इसने अब बहुत बड़ी सेना जल्दी जल्दी भर्ती करने लगा, नए नए अपनी सेना में नए नए योद्धाओं को, सिपाहियों को भर्ती करने लगा, और शेर शाह इतनी जल्दी कहाँ गया, आगरा आ गया। एक शुक्र मनाइए कि इसके हुमायूं के जो दो और भाई थे, अस्करी और हिंदाल ने, इन्होंने थोड़ा बहुत हुमायूं का साथ दे दिया। और 1540 में, डेट याद रख लीजिएगा, 17 मई को बैटल ऑफ कन्नौज हुआ, इसी को बैटल ऑफ बेलग्राम भी बोलते हैं। शेर खान आ गया आगरा, हुमायूं लड़ा, हुमायूं लड़ने की स्थिति में नहीं था, हुमायूं हार गया। इसके दोनों भाई, कौन दोनों भाई, ये अस्करी और हिंदाल, ये दोनों इस युद्ध में मारे गए, सब सैनिक मारे गए। हुमायूं ने युद्ध छोड़कर इधर, आगरा से युद्ध छोड़कर भाग गया कहाँ, अफगानिस्तान, ईरान, कहीं भी जहां जहां उसको जगह मिली। और क्या बताएं आपको, बस कुछ पूछिए नहीं। फाइनली हुमायूं ने देश छोड़ दिया, ईरान भाग गया, और याद रख लीजिएगा अपनी जिंदगी बचाने के लिए, ये सुन्नी थे और वहां पे शिया लोगों के साथ जाके कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि भाई आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, बस हमको जिंदा रहने दो। शिया धर्म का भी पालन करना शुरू कर दिया। दो सेक्ट होते हैं मुस्लिम में, धर्म नहीं कहेंगे, दो सेक्ट होते हैं। तो सुन्नी था पर वहां पे शिया लोग ज्यादा थे, तो शिया के हिसाब से चलने लगा, मतलब बस जान बचानी। और सोच लीजिए इधर कहाँ भारत का क्या, इतना बड़ा सुल्तान, वहां एक आम आदमी किसी की शरण में जाके बैठा है। दोनों भाई इसके मारे गए। और अब 1540 के बाद भारत का जो एम्परर था, अब वो हुमायूं नहीं था, अब वो शेर शाह था। हुमायूं गए, अब मुगल मुगल एम्पायर खत्म, अब ना आगे अकबर आएंगे, न जहांगीर आएंगे, न शाहजहां आएंगे, न औरंगजेब आएंगे। सोच लीजिए, तो फिर कैसे आए। अब आपको सर अकबर तो आया, तो अभी आगे बताते हैं। ये है किस्मत, देख लीजिए, ये कहीं हुमायूं बच गया, नहीं दूसरी बार फिर मारा जाता बैटल ऑफ कन्नौज में या बेलग्राम में। एक बार नदी में कूदा 39 में, 40 में, ये स्थिति है, देख लीजिए। ये वही हुमायूं है जो शुरू में आपको बताए थे, बंगाल होते हुए, गुजरात होते हुए सबको हरा रहा था। वही कंसिस्टेंसी नहीं थी। अब नाम पे आते हैं। पहले शेर शाह बोले कि शेर खान बोले, एक एक करके समझते हैं। देखो, इसका रियल नेम फरीद था, फरीद खान। इसके बारे में आपको सबसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब आपने बाबर का वीडियो देखा था, पहले देखो ये शेर शाह जिसने हुमायूं को, एक सुल्तान को, मुगल बादशाह को हरा के बाहर कर दिया, ये है कौन आपको पता है? ये एक आम आदमी था, फरीद खान। इसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, बिल्कुल पैसा नहीं था। और 1528 में आपको बता दूं, 1528 में जब बाबर, जो आपको बताए थे, मेदिनी राय के खिलाफ बैटल ऑफ चंदेरी लड़ा था, आपको मैंने बताया था, तब आपका ये कौन, शेर खान, एक आम आदमी था। एक आम आदमी भी नहीं, सॉरी, एक आम योद्धा, जिसने बाबर की सेना में एक आम योद्धा की तरह काम किया था, मतलब एक मामूली सिपाही या सैनिक। तो देख लीजिए 1528 में ये स्थिति थी, और 1540 में आते आते शेर शाह या शेर खान या फरीद खान ने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा लिया, अब आप देख सकते हैं। चलिए, अब सबसे बड़ी बात समझते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले समझ गए, बाबर वाला, ठीक है। दूसरा, इसने इतनी बड़ी सेना तैयार कैसे की? पहला तो इसके खुद के अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी थी, बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत एक्सपीरियंस था, एज ज्यादा थी, बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ सीखा था। दूसरा, ये बहुत क्लेवर था, बहुत चालाक था। इसने एम्पायर कैसे बनाया? इसने विडो रीमैरिज की, बहुत सारी। विडो रीमैरिज का क्या मतलब? देखो, जैसे कोई सूबेदार था किसी जगह का, कोई सूबेदार मरा तो उसकी विधवा रह गई, तो उसकी विधवा से शादी कर लेता था। विधवा से शादी कर लेगा तो क्या होगा, समाज में दिखाता था कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम समाज सुधारक का काम कर रहे हैं। और उधर क्या होता था कि उसकी सेना या उसका किला इसको मिल जाता था। इसने इस तरह शादी कर करके अपनी सेना बढ़ाता चला गया। और दूसरा, अब नाम पे बात करते हैं
क्या पहले इसका नाम था फरीज खान, फिर इसका नाम पड़ा शेर शाह, शेर खान, ठीक है, शेर खान। इसका एक सूबेदार था, उसके ऊपर एक बार शेर ने हमला कर दिया था, तो इसने उस शेर को फाड़ दिया था, तब इसका नाम पड़ गया शेर शाह। चलिए, तो यहाँ तक सब क्लियर है। और इसने पढ़ाई कहाँ से की थी? पढ़ाई जौनपुर से की थी। इसने 1494 में अपना घर छोड़ दिया था, और जौनपुर में को बोला जाता है सिराज ऑफ ईस्ट, ये याद रख लीजिएगा। इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। ये आपकी 1540 की लड़ाई है, ठीक है। 1540 की कौन सी लड़ाई? सामने स्क्रीन पे देख लीजिए, बैटल ऑफ कन्नौज या बेलग्राम, जिसने हुमायूं को बाहर कर दिया। अब लार्ड मलिका, देखो मैंने अभी आपको बताया था इसने कई विधवाओं से शादी की, तो एक विधवा थी लार्ड मलिका, जो चुनार फोर्ट, जो आपको शुरुआत में बताए थे ना पहली बार कि जब हुमायूं बंगाल गया था तो कैसे जीता था चुनार का किला, किससे जीता था? शेर शाह से। तो शेर शाह को कैसे मिला चुनार का किला? तो एक लार्ड मलिका से इसने शादी की थी, तब इसको मिला था। एक गाजीपुर के सूबेदार थे, उनकी वाइफ से शादी कर लिया था। एक बहुत बड़ा योद्धा था काला पहाड़, वो मारा गया था। एक अफगान था, तो उसकी मैडम से भी इसने शादी कर ली थी। तो ये शेर खान की एक टेक्निक थी अपनी सेना को बढ़ाने की, और अपने आप को बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट बोलता था। और 65 साल के बिल्कुल मैच्योर्ड और पकी हुई उम्र में, बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड होके ये कहाँ बैठा? गद्दी पे बैठा। अब भारत का सुल्तान वापिस अफगान थे, और उसका नाम था शेर खान, और हुमायूं भाग चुका था। सबसे बड़ी बात बता दें, कोई घटना हो गई थी तो ये मारा गया था, मगर आपको बता दें कि केवल इसने 5 साल राज किया है, 40 से 45, 40 से, भाई अभी आपको बताया था युद्ध कब हुआ था, आपको डेट याद है ना, 1540, तो बस 1540 से 1545 तक ही इसने राज कर पाया। ये मारा गया था, कोई घटना हो गई थी किले के बाहर, अभी आपको बता रहे हैं, मगर 5 साल में इसने ऐसे ऐसे काम कर दिए ना कि जो आज तक हम और आप याद रखते हैं। जैसे सबसे पहला इसने प्योर गोल्ड का, सिल्वर का और कॉपर का सिक्का चलाया। प्योर गोल्ड का जिसका नाम तो रुपया, और इसके आपको बताएं शेर खान ने चलाया। फिर बाद में मुगल्स है, मुगल के बाद अंग्रेज है, अंग्रेज के बाद आज भी चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, सब ने सिक्का रुपया ही माना, और आज भी देखिए रुपया ही चल रहा है। दूसरा सिल्वर जो इसका कॉइन था वो 180 ग्राम का था, और कॉपर का कॉइन 380 ग्राम का था। इसने 23 टकसाल, टकसाल के बारे में हमने आपको बताया था इल्तुतमिश के समय इसने टकसाल बनवाए। टकसाल का मतलब जहाँ सिक्के बनते थे, वहाँ टकसाल का मतलब जहाँ कॉइन्स की मिंटिंग होती थी, जहाँ सिक्के डाले जाते थे, तो वहाँ टकसाल का नाम लिखा जाता था कि कोई अरा गहरा घर बैठ के मेटल पिघला के सिक्का ना बना सके। अच्छे स्टैंडर्ड सिक्के बनने लगे। इसने एक हाईवे बनाया था पेशावर से सुनारगांव, जो बाद में अंग्रेजों के समय जीटी रोड के नाम से फेमस हुआ, और आज की डेट में जिसको आप नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 कंबाइंड मानते हैं। इसने 1700 सराय बनाई। सराय क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने शहर सुना होगा मुगल सराय, तो ये सराय क्या होता है, इसने हर हर 7 किलोमीटर 7 माइल पे इसने थोड़ी थोड़ी दूर पे रोड के दोनों तरफ छोटे छोटे घर बना दिए, जिसको सराय नाम दिया गया। यहाँ क्या होता है, जैसे कोई सैनिक जा रही है, कोई सेना जा रही है, तो वहां रुकेगी। कोई व्यापारी जा रहा है वो भी रुक सकता है, कोई आम आदमी जा रहा है वो भी रुक सकता है, ठहर सकता है, घोड़ों को छांव में सुला सकते हो, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग। तो जो सराय वाला कंसेप्ट था, ये कौन लाया था पहली बार? शेर खान। और ये बाद में इतना मैच्योर्ड हो गया कि मुगलों के समय सराय को हम लोग बोलते हैं वेंस, समझिए नब्ज बन गई। लॉ और ऑर्डर तो इतना सख्त और इतना अच्छा था शेर खान के समय में कि कहा जाता है कि अगर कोई बूढ़ी औरत सर पे टोकरा रख के अगर सोना चांदी भी ले जाए, कि किसी की डकैत की हिम्मत नहीं थी कि उसको हाथ डाल दे। इतना सख्त कानून था, लोग ईमानदारी से काम करते थे। टैक्स बहुत कम हो गया था, केवल 1/3 था। बिजनेसमैनों के लिए नॉर्थ इंडिया में बड़ा फायदा था कि कोई पूरे नॉर्थ इंडिया में अगर कोई व्यापारी आना चाहता है तो सिर्फ एक बार एंट्री करते समय एक बार पैसा देना है, बाकी पूरे नॉर्थ इंडिया में चाहे जहां भी घूमो कोई पैसा नहीं है। इसके समय में बिजनेस बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था, बहुत तरक्की हुई थी बिजनेसमैनों की। आपने एक सुना होगा जमीन देने का सिस्टम था, पट्टा सिस्टम, जो अंग्रेज भी आगे चलाते थे। तो पट्टा सिस्टम पहली बार किसानों के लिए कौन लाया था? शेर खान। और
एक टर्म है कुबालियात, इसका मतलब होता है कि एग्रीकल्चरल लोन देना फार्मर्स को, वो भी कौन लाया था? शेर खान। बहुत अच्छे अच्छे इसने काम किए जो आज तक चल रहे हैं। मगर इसका सबसे निगेटिव पॉइंट आपको बताएं, 1543 में इसने चंदेरी के किले पे घेराबंदी कर दी। जब घेराबंदी कर दी तो वहां का जो राजपूत शासक था उसने इसके आगे सरेंडर कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, उसने सरेंडर कर दिया। उसने कहा तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, चाहे मेरी जान ले लो, मगर जो किले के अंदर जो हजार संख्या में, लगभग अप्रोक्सीमेट कितने हजार औरतें हैं और बच्चे हैं, इनको निकल जाने दो। बाकी तुम जो कहोगे वो तुम्हें मिलेगा। अगर हमको भी मारना चाहो, हम जो तुम चाहोगे वो होगा, बस औरतों बच्चों को निकल जाने दो और ये किला तुम्हारा। इसने कह दिया ठीक है, सबको निकल जाने दो। और ये अपनी सेना लेके चुपचाप खड़ा था। और जैसे ही औरतें और बच्चे निकले, इसने अपनी सेना को फरमान दे दिया कि एक एक को काट डालो। मतलब इसने उन औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ये इसके जिंदगी का सबसे निगेटिव काम है। और फाइनली वो औरतें बच्चे सब मारे गए, कोई नहीं बचा। और इसके इस फैसले से तुमको बताएं, इसका एक बहुत बड़ा प्रधान सेनापति था कुतुब खान, उसने सुसाइड कर लिया। मतलब ये सब उससे रहा नहीं गया, वो सुल्तान के खिलाफ जा नहीं सकता था। ये सीन देख के वो एकदम विचलित हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। सोचो ये स्थिति थी वहां पे। और पूरे 10, ये इसी समय इसने बहुत बड़ी गलती की थी कि पूरे 10 महीने इसने पूरा राजपूताना पे फोकस किया, केवल राजपूतों से लड़ता रहा और कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। और ये जो बैटल ऑफ मारवार हुआ था, इसमें ये लगभग राजपूतों से हार गया था। और इसने समझ लीजिए कि अपनी खुद से एक लाइन बोला कि मैंने जरा से एम्पायर के लिए अपना पूरा हिंदुस्तान का गद्दी को दांव पे लगा दिया। राजपूतों से 10 महीने लड़ा, इसको बहुत नुकसान हुआ। 1545 में मरा कैसे? अभी मैंने आपको डेट बताई थी, ये कैसे मरा। एक कलिंजर का किले पे इसने हमला कर दिया, उसको जीतना चाह रहा था और उस किले का दरवाजा नहीं खुल रहा था। तो ये अपने तोपचियों को गाइडेंस दे रहा था कि इधर तोप चलाओ, उधर गोला चलाओ, इधर दरवाजे तोड़ो, उधर किले की दीवार। किला बहुत मजबूत था, तोपें असर नहीं कर रही थी। तो ये समझा था कि इधर डायरेक्शन लगाओ, जो दरवाजे हैं दरवाजों को तोड़ दो तो हम लोग घुस पाएंगे। और बैड लक ऐसा कि ये इधर से शेर खान इधर एक बड़े से किले पे तोप के गोले बरसाता, एक तोप का गोला इधर गया और फटने के बजाय लुढ़कता हुआ वापिस आ गया और वापिस वहीं आके गिरा जहां पे बहुत बड़ा कलेक्शन था किसका? बारूद का। और ये उसी में क्या हुआ? मरा नहीं, झुलसा। बहुत शैतान आदमी था, मरा नहीं। और 2 दिन तक झुलसते, बिल्कुल बहुत बुरा झुलस गया था, फिर भी 2 दिन तक जिंदा था। और जब इसने खबर अपने कानों से सुन ली अपने सेना के द्वारा कि साहब कलिंजर का ये जो किला है ये अब हम लोग का हो चुका है, जब ये खबर सुन लिया तभी मरा। फाइनली 1545 में ये मारा गया। अब इसका मकबरा बनवाया गया सासाराम में, बिहार में। बोला जाता है उसमें 5 स्क्वायर टैंक है। आप इमेज देखेंगे आप समझ जाएंगे। जैसे देखो एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, एक कहीं पीछे होगा। मतलब इस किले के चारों तरफ ऐसे 5 स्क्वायर बने हैं जिसमें पानी भरा है। ठीक, पुराना किला और किला एक कूना मस्जिद, इसने ये 2 कंस्ट्रक्शन करवाए थे, ये नाम रट लीजिएगा। अब शेर खान से भी 2 कदम आगे इसका बेटा इस्लाम शाह 1545 से 1553 तक राज किया। इसके समय में तो इतने विद्रोह हुए, इतने विद्रोह हुए, सबसे ज्यादा विद्रोह हुए, मतलब लाइन लग गई विद्रोह की केवल इतने से समय में। क्यों लाइन लग गई? केवल देखो इसने 8 साल राज किया, क्यों लाइन लग गई? इतना शैतान था, किसी की नहीं सुनता। देखो यहाँ लिखा है, ये सुनता किसी की नहीं था। और इतना गिरा हुआ था कि जैसे अगर इसको कहीं कोई फरमान भिजवाना है तो या तो ये खुद जाता था, तो लोग खड़े हो जाते थे, सलाम करते थे, सिजदा करते थे। आपको बता चुका हूँ सिजदा और पैबोस पिछले वीडियोस में। पर यहाँ तक तो ठीक था, पर अगर ये कहीं नहीं पहुंच पाता था, अगर या कहीं फरमान अपना कहीं भिजवाना होता था, तो ये एक बड़े से तस्तरी में अपना जूते रख के भिजवाता था और कहता था वहां के सुल्तान को, सूबेदारों को, जहाँ संदेशा भिजवाता था कि हम नहीं आए हैं, मगर हमारा जूता आया है, तो हमारे जूते को खाली एम्प्टी, बिना पहना हुआ जूते को ऐसे तस्तरी में 2 जूते रखे हैं, उनको सिजदा और पैबोस करवा लेता था।
तो इसने बेइज्जती ज्यादा ही कर दी थी, तो इसके समय जब इतनी बेइज्जती करेगा तो कहाँ लंबे समय तक राज कर पाएगा। और जब ये मारा गया तो फिर इसका बेटा था फिरोज, इसका इस्लाम का, वो केवल 3 दिन रह पाया और उसको आदिल शाह ने मार दिया और उसी समय खत्म। और फिर वही स्थिति आ गई कि अफगान अब छोटे छोटे टुकड़ों में बट के रह गया। अब मौका मिला किसको भैया, हुमायूं को खबर पता चल गई कि अब इंडिया में वापस एंट्री हो सकती है एक बार फिर से। और मेट 1555 1555 में, मतलब कब गया था, अभी आपको बताए थे ना 1540 में। वापिस कब आया, 1555 में। तो इसने 15 साल वनवास काटा है हुमायूं ने, 15 साल। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं किसी किताब में नहीं मिलते इस तरह से आपको। 1555 में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा हुआ पंजाब में। और पंजाब मैंने आपको बाबर के समय में बताया था कि हर लड़ाई पंजाब में, जो भीरा का किला था, हर लड़ाई पंजाब में क्यों होती, क्योंकि ये गेटवे टू इंडिया था। अगर आपको इंडिया में एंट्री करना हो तो पंजाबी वहां पे गेटवे था। और लड़ाई हुई मुगल और अफगान की, और अफगान हार गया, मुगल जीत गए, तो हुमायूं के एंट्री करने का रास्ता क्लियर हो गया। ग्राफ याद है ना, अप एंड डाउन वाला। और फिर एक फाइनल लड़ाई हुई जून 22 1555 में, बैटल ऑफ सरहिंद, जिसमें मुगलों की तरफ से लड़े बैरम खान, अफगानों की तरफ से लड़े सिकंदर शाहसूर। और यहाँ पे ये सब मारे गए और वापस मुगल इंडिया में आते हैं 15 साल के बाद। 15 साल कौन से थे ये मैं आपको यहाँ समझा चुका हूँ। ये तो आप फोटो देख ही चुके हैं, ठीक है। ये वापस आ गए भैया। ये आपका बैटल ऑफ, पहला युद्ध कौन सा था, अभी आपको बताए थे मच्छीवाड़ा। और दूसरा युद्ध कौन सा था, सरहिंद। तो बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, बैटल ऑफ सरहिंद, और हुमायूं झूम रहे हैं, देख लो। हुमायूं ने एक लाइब्रेरी बनाई थी, अभी आपको बताया थे, दीन पना लाइब्रेरी। एक दिन ये साहब अपने लाइब्रेरी से किताब पढ़ के उतर रहे थे सीढ़ी से, तो लुढ़कते हुए मर गए। सीढ़ी से लुढ़क लुढ़क के मर गए। तो इनके लिए कहा जाता है कि उस कौन से शहंशाह थे जो लुढ़कते हुए जिए और लुढ़कते हुए मरे, तो वो हुमायूं थे। टॉम ऑफ हुमायूं कहाँ था, दिल्ली में। किसने बनाया, हाजी बेगम ने। आपको बता दें इसी टॉम के अंदर ही ये लाइब्रेरी है, दीन पना, इसी हुमायूं के मकबरे के अंदर। और आपको एक बात बता दें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो पहला मकबरा कौन सा था जहाँ हिंदुस्तान में, जहाँ पे व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ, तो वो कौन सा था, हुमायूं टॉम। ये आप फोटो देख सकते हैं, पहली बार यहाँ पे आप देख रहे हैं, इधर व्हाइट मकबरा का जगह जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों हुमायूं के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और सबसे ज्यादा अप एंड डाउन वाला अगर हम लोग देखते हैं कोई चैप्टर था तो यही था, मगर हम लोग को भी सीख सबक लेना चाहिए। अगले चैप्टर में जल्द मिलेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।